तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, कि मन भटके तेरी ओर बार बार, कि मन भटके तेरी ओर बार बार, तूने ऐसा क्या किया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। तेरी पहली नजर ने, ओ तेरी पहली नजर ने हमें खुद से जुदा किया, ओ मन भटके तेरी ओर बार बार, ओ मन भटके तेरी ओर बार बार, तूने ऐसा क्या किया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। आज हम लोग 12वीं कक्षा में पूछे जाने वाले 100 मार्क्स हिंदी में दूसरा जो कहानी है उसने कहा था, जो कि लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जानते हैं लाइन बाय लाइन, लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सा अपना बुक सामने खोलिए और जानिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। निधन उनका 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान उनका है जयपुर राजस्थान और मूल निवास उनका गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। पिता का नाम पंडित शिवराम और शिक्षा जो हुई बचपन में संस्कृत की शिक्षा इनको मिला और इन्होंने बहुत सारे संपादन किए, समालोचक, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका और रचनाएं, कहानियां लिखे न, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा। उसके बाद उन्होंने कुछ निबंध भी लिखे, इसके अतिरिक्त बहुत सारे अनुवाद भी किए। तो उसने कहा था, आप सभी को जैसा कि पता है कि इसमें एक ऐसी प्रेम कहानी की चर्चा की गई है जिसमें जो व्यक्ति है जिसे अपना प्रेम तो नहीं मिलता है, लेकिन अपने कर्तव्य को त्याग, बलिदान और मान सम्मान को देखते हुए और रक्षा करते हुए अपनी जान तक त्याग देते हैं। तो देखते हैं चंद्रधर शर्मा, ये तो वैसे कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया एक ऐसी कहानी है जो कि पाठक को शुरू से लेकर अंत तक बांध कर रखती है। तो शुरुआत करें। आप अपना बुक खोलिएगा और बुक में पहला लाइन ही शुरुआत होता है और वह जो लाइन है देखिएगा, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। कहने का अर्थ है कि बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहां पे जो इक्के गाड़ी वाले की जवान है, मतलब उनकी जवान जो होती है वह काफी तेज चलती है, नहीं, उनको बोलने की आदत होती है और सामने वाला सुनते सुनते उसके नहीं कान पक गए हैं। कहता कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली पर मरहम लगा। जब बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले माने गाड़ी वाले नहीं, कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के
न होने पर तरस खाते हैं। यानी वह कभी कभी तो घोड़े के जो पूर्वज हैं, नहीं, उनसे संबंध बताते हैं, तो कभी कभी पैदल जब लोग जो होते हैं नहीं होते हैं उस रास्ते पर, तो फिर वह तरस खाते हैं। कभी उनके पैरों की उंगलियों को, पोरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। यानी ये जो इक्के गाड़ी वाले होते हैं, वह सामने पैदल चल रहे लोगों के भी पर तरस नहीं खाते हैं, कभी कभी तो पैरों पर चढ़ा भी देते हैं, और ऊपर से कहते हैं अपने को ही सताया बताते हैं। अपने को सताया मतलब कहते हैं कि सामने आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बहाना मारते हैं और अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं। और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। बिल्कुल एक सीध में, एक तो पैर पर चढ़ा भी देते हैं और ऊपर से कुछ बोल भी देते हैं और सीध में निकल भी जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमराकर बचो खालसा जी। देखिए, कहता है कि हर एक जो लड्ढी वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन है? लड्ढी वाले जो है, लड्ढी वाले का मतलब होता है गाड़ी वाले। लड्ढी वाले का मतलब क्या होता है? गाड़ी वाले। कहता है हर एक गाड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमरा कर बोलते हैं, मतलब गाड़ी चलाते रहते हैं, सामने जब कोई आ जाता तो क्या बोलते हैं? बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, करते हुए सफेद फेटो, खच्चरों, बतको, गन्ने और खोमचे और भारे वाले के जंगल में राह खेते हैं। नहीं, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको बिना कहे हट जाए रास्ते से। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, मतलब बार बार बुढ़िया को कहा जा रहा है हटो तो नहीं सुनती है, तो बोलती है, तो उनकी बचना वली के ए नमूने, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। मतलब तुम तो पुत्रों की मां हो, तुम तो लंबी जीने वाली हो, नहीं, और समष्टि में इसका अर्थ है तू जीने योग्य है, तू तो भाग्य वाली है, तू तो पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है? बच जा। ऐसे बंबू काट वालों के बीच में अब आती है कहानी में ट्विस्ट और शुरू होता है। ऐसे बंबू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। नहीं, एक लड़का और एक लड़की जो है वो क्या हो जाता है? चौक की एक दुकान पर आ मिलते हैं। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों क्या है? सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बड़ियां। लड़का जो था वह मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की जो थे रसोई के लिए बढ़िया लेने आया था। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था। बढ़िया, बड़ी नहीं समझते हो? कहता है कि दुकानदार एक किसे परदेसी से गूंथ रहा था। परदेसी समझते हो ना? मतलब कोई था बाहरी जिससे वह गूंथ रहा था, मतलब वह सामान देने में व्यस्त था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्ढी को गिने बिना हटता न था। अपना सामान दे रहा था और जब तक सामान एक को दे नहीं देता था तब तक वो दूसरे को। इसी बीच में दोनों लड़का और लड़की के बीच बातचीत चलती है। तेरे घर कहां है? मगरे में। कौन कहता है? लड़का कहता है कि तेरे घर कहां है? मगरे में। और तेरे, देखिए, तेरे घर कहां है? मगरे में। और तेरे? माझे में। लड़की क्या कहती है? लड़का कहता है कि तेरे घर कहां है, तो लड़की क्या बोलती है? मगरे में। और तेरे?
माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? लड़का पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो? तो अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में। लड़का का घर कहाँ पे है? गुरु बाजार। लड़की का घर कहाँ है? माझे में है, माझे में है। अतर सिंह की बैठक में है, मगरे में। लड़के का घर कहाँ पे है? मगरे में। लड़का का घर कहाँ है? माझे में। कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा क्या हूं, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा लेता है और उनका सौदा देने लगता है। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले ना, और कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा। क्या पूछा? तेरी कुरमाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। नहीं, यानी चूंकि आप जानते हैं कि हमारे गांव समाज में, भारतीय परंपरा में लड़कियां कभी भी बोलती नहीं है, चूंकि यहाँ पे मान सम्मान का भी ख्याल रखा जाता है। चूंकि हमारे समाज में ये मान्यता नहीं चलती है, और अगर ऐसा कोई करता भी हो तो उसे गिरी निगाह से देखी जाती। तो वो धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात यानी अचानक दोनों क्या हो जाते हैं? मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा, तेरी कुरमाई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई? और उत्तर वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली। गुस्सा कर जो लड़का चाहता था उसके उल्टा बोली। हाँ हो गई, हाँ हो गई। तो कहता है कि कब? लड़की कहती है कल, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। सालू का मतलब दुपट्टा। तो लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबरी वाले यानी खोमचे वाले, यानी जो खोमचे वाले हैं कि दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाया। यानी एक वैष्णव धर्म को मानने वाली महिला पूजा करने के लिए नहा धोकर जा रही थी और उससे जाके टकरा गया। तो कहा अंधा कहाँ के, तब कहीं घर पहुंचा और इसके साथ ही पर्दा गिर जाता है। तो दृश्य एक समाप्त हुआ, जिसमें आपने क्या देखा? तो दृश्य एक में आपने देखा कि अभी अमृतसर बाजार के बारे में बताया गया और लड़की को और लड़के जो है दोनों की जो मुलाकात होती है, उसके बाद दोनों के बीच क्या बातचीत होती है, यह सब आपने जाना। तो आइए हम लोग दृश्य नंबर 2 का आगाज करते हैं। अब हम लोग सीधे चलेंगे फ्रांस, जहां पे भारत के जो सैनिक है वह, चूंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं, तो अंग्रेज जिससे भी लड़ाई करता है हम लोग को भी उसके विरुद्ध उसी के साथ जाकर लड़ना पड़ता है। और ये कहानी 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध की है, जिसमें भारत जो है अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा है। किसके खिलाफ? जर्मनी के विरुद्ध। और कहां से? फ्रांस में जाकर। तो स्टार्ट करें। पर्दा उठ गया है। दृश्य नंबर 2 आपके सामने है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां कर गई है। लुधियाने से 10 गुना जारा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। गनीम का मतलब समझते हैं? दुश्मन। दुश्मन कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है।
इस गैबी, गैबी का मतलब होता है आसमानी, लिखे हैं कि इस गैबी, गैबी माने आसमानी गोले से बचे तो कोई लड़े। कहता है इस आसमानी गोले से बचे तब ना कोई लड़े। कौन सी की बात कर रहा है पता है? यह जो है बर्फ जो पड़ रही है उसकी बात कर रहा है। नगर कोट का जलजला सुना था। जलजला का मतलब होता है भूकंप। कहा है कि नगर कोट में तो भूकंप होता था खूब, मैंने सुना था। यहां दिन में 25 जलजले होते हैं, मतलब यहां पे तो 25 बार भूकंप होते हैं, वहां तो मैंने एक ही बार सुना था। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए रहते हैं। लहनासीन और 3 दिन है, 4 तो खंदक में ही बिता दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी। परसों क्या आ जाएगी? रिलीफ आ जाएगी, और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। वाह! उसी फिरंगी मेम की बाग में मखमल किसी हरी घास है, फल और दूध की तो वर्षा कर देती है। फिरंगी मेम समझ रहे हो? वही जिसकी तरफ से यह लड़ रहा है, उसकी जो आपकी महिला है, उसी के बारे में कह रहा है कि जब 7 दिन की छुट्टी होगी ना तो हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। उसी फिरंगी मेम की बाग में मखमल की सी हरी घास है, एकदम मखमल जैसा घास, फल और दूध की तो वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, 4 दिन तक पलक नहीं झपका, सोया नहीं। फिर फेरे घोड़ा बिगड़ता, बिना फेरे। कहता है कि अगर घोड़ा को थोड़ा दौड़ाया नहीं जाए, थोड़ा उसको घुमाया नहीं जाए तो घोड़ा क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। और बिना लड़े सिपाही, और अगर सिपाही को लड़ाई के मैदान में न उतारा जाए तो सिपाही भी क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। सुनेगा कितना अच्छा लाइन दिया है। कहता है मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकने का नसीब। का एक बार युद्ध का खाली घोषणा तो कर दे, दिखा देते हैं कि अकेले हम 7 को चीर कर रख देंगे। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते हैं, मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरा में 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था ना, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था, एकदम 4 मील तक एकदम पीछा करके भगा दिए सब। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो कहता है कि वो तो जनरल साहब थे जो हमको कहे पीछे हट, और नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंचा देते एकदम। बर्लिन बहुत दूर है। नहीं क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। ये तो समझ रहा है हजारा सिंह, ये तो सूबेदार है। नहीं, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। हजारा सिंह कहते हैं कि लड़ाई का जो मामला होता है ना, वो जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। तुम क्या हो, तुम तो मार दोगे, आप सुत रहोगे। नहीं, लेकिन जो बड़े अफसर होते हैं किसकी सोचते हैं? और दूर तक सोचते हैं कि आगे क्या होगा। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? 300 मील का सामना है, मतलब 300 मील तक लड़ाई करनी है, और तुम एक की जगह में सब भगत चल जाओगे तो तेने से हमला कर देगा, अब मारे जाओगे सब। इसलिए कहता है कि नायक जो होता है ज्यादा दूर नहीं, लेकिन अफसर जो होते हैं ना दूर तक सोचते, केवल मारना ही या नहीं है, बचना भी है। ऐसा ना कि तुम रेगदाते घर में घुसते हो तुमको भी मार दे, इधरों से सब मर जाए, ऐसा नहीं करना। सूबेदार जी कहते हैं, सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला। लहना सिंह कहा हाँ सच कहते हैं सूबेदार जी, पर करे क्या, हड्डियों में तो जारा धंस गया है। आगे देखिएगा, सूरज निकलता नहीं,
और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, बल एक बार धावा तो कर दीजिए ना, और देखिए ना शरीर में कैसन वाला गर्मी आता है। उद्यमी उठ, उद्यमी का मतलब होता है, उद्यमी का मतलब उद्यमी मेहनती नहीं। उठ सिगरी में कोले डाल, सिगरी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जन माने 4 व्यक्ति बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लहना महासिंह, महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहारा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। नहीं, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। जो वजीरा सिंह है पलटन का जोकर है। जोकर समझते हो, हमेशा वजीरा सिंह को हंसते रहता है एकदम। कौन? वजीरा सिंह, सॉरी वजीरा सिंह जो है हमेशा हंसाते रहता है। किसको? पलटन का। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं। पाधा माने होता है पुरोहित। पुरोहित का मतलब होता राजा महाराजा। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहां मांग लूंगा। क्या घूमा? 10 घूमा। और फलों के बूटे लगाऊंगा। फलों के क्या लगाऊंगा? बूटे लगाऊंगा। लारी होरा को भी यहां बुला लोगे। लारी होरा का मतलब समझते हो? कैसे कि लारी होरा कहा जाता है स्त्री के लिए आदर सूचक शब्द है, मतलब औरतों सके बुला ले, पत्नियों सके बुला ले में यहीं पे। लारी होरा को भी यहां बुला लेंगे, स्त्री को भी यहीं बुला लेंगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में चुप कर, यहां वालों को शर्म नहीं है। कहता है चुप ना, कहता है कि यहां वाले को शर्म उरम नहीं है। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ ना सका। सिख तमाकू नहीं पीते। आहा, नहीं, कहते हैं कि देश देश की बात है, आज तक मैं उसे समझा ना सका। समझा कि सिख तमाकू मतलब सिख लोग तंबाकू, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। आहा, मतलब समझे? फिरंगी मेम जो है ना, वह इससे इस जो सेना में है सब, वो सबको जाता है तो दूध का तो बारिश करवे करती है, खाना भी बढ़िया बढ़िया, फल फूल भी नहीं, लेकिन इसको वो सब कहती है कि सिगरेट पीने के लिए देती है ना। दिन में फिरंगी मेम कहते हैं पियो सिगरेट पियो, सब तो धक्का मारता है ना पूरा, लेकिन कहते कि मैं समझा नहीं पाती हूँ फिरंगी मेम को कि सिख लोग जो होता है तंबाकू नहीं पीते हैं, उसमें तो तंबाकू रहता है ना, लेकिन हट करती। अब पीछे हट जाता हूं, नहीं पीता हूं, तो उनको लगता है कि राजा मेरा बुरा मानेगा। वो कहता है कि तुम लोग राजा हो, मेरे देश को बचाने आए हो, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। उसको लगता है कि अब मेरे देश के लिए, लेकिन कैसे समझा है कि हम लोग तंबाकू नहीं खाते पीते। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूं। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे ओढ़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। किसके सहारे? सिगरी के सहारे। कहते हैं उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, मतलब जहां बोधा सिंह को पहरा देना है रात भर, वहां पे तुम दे आते हो, और अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, और आप कीचड़ में पड़े रहते हो, माने उसको ऊपर बैठा देते हो और तुम कीचड़ में रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना, कहीं तुम ना, मांदे का मतलब ठंडे पड़ जाना, ठंडा मतलब समझ रहे हो, ऐसा ना हो कि तुमको ठंडा मार दे और तुम स्वर्गवास में चले जाओ। बहुत सेवा करते हो ना बोधा सिंह का, ऐसा ना हो कि तुम ठंडे पड़ जाओ। जारा क्या है? मौत है।
और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे के मतलब नहरों के पास की जमीन। मतलब अगर तुमको निमोनिया से मृत्यु हो गई ना, तो बाबू तुमको नहर के पास वाला जमीनों नसीब नहीं होगा, इसी बिक देगा कहो। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरा हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वाह क्या ख्वाब है ना। कौन कह रहा है सब? लहना सिंह कह रहा है कि मेरा डर मत करो, अरे नहर के जमीन नसीब न होगा, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरा हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वाह। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क वाला। हाँ भाइयों कुछ गाओ। हाँ कैसे? अभी गाने लगता है सब, तनी मस्ती में झूम रहा है। दिल्ली शहर ते पिसौरे नून जान दिए, कर लेना लौंगे दा व्यापार मंडिए, कर लेना नारेदा सौदा अड़िए, ओए लाना चटाका कदुए नु। कद्दू वन पाए मजदार गोरिए, हुन लागा चटाका कदुए नु। पंजाबी गाना है। कैसा गाना है? अब क्या है इस गाने का अर्थ? कहता ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अरे नारे का सौदा भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, ए गोरे बर्न वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। चलिए, कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिख ऐसे लुच्चे की गीत गाएंगे। आहा, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे, और पर्दा गिर जाता है और दृश्य नंबर 2 खत्म हो गया। चलिए, तो अभी तक आपने फिर से देखा कि लोग लड़ाई के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं। लहना सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह नहीं, और कौन, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। सूबेदार हजारा सिंह तो है ही ना, हजारा सिंह ना सूबेदार है, तो सब पहुंचे हुए हैं। और जब लड़ाई नहीं होती है तो सभी आपस में अपना मस्ती कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नहीं मजाक कर रहे हैं। और इस तरीके से अगले दृश्य की ओर प्रवेश करते हैं। तो आइए एक बार फिर से, तीसरा पर्दा उठता है, बिल्कुल अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है, यानी जो बल्ब होगा स्टेज पर बंद हो जाएगी। नहीं, दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है, नहीं रात का दृश्य दिखा रहे हैं। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है, खाई, और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, बोधा सिंह कहता है, लहना भाई तुम, मेरे पास सिगरी और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए, कहता है कि तुम 4 दिन से मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से में बुन बुन कर भेज रही है। आहा, गुरु उनका भला करे। यो कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ, यो कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहन कर पहरे पर आ खड़ा हुआ।
मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, ये झूठों के कहा था बोधा के पहनाने के लिए। बात सही, कुछ नहीं वहां बुन कर आया था। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने आया। देखो, इसदम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। कौन खाई है? उसमें 50 से ज्यादा जर्मनी नहीं है। इन पेड़ के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहां मोर है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिले। खंदक छीन कर वहीं, जब तुम दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहां रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा को इशारा किया कि रोक ले, बीमार हो। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा। बाल देखे तब उसका माथा ठनक गया। लप्टन साहब के पुट्ठियों वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए। ये जर्मनी का है, ये चालबाज है जो घुस आया है। कहां पे? फ्रांस में। बाबू लहना सिंह बहुत तेज है दिमाग का, लेकिन कतनो तेजाई करिएगा एक ना एक गलती हो जाती। माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए। बाप रे बाप, ये कहां चल गया बाल। और उसकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहां से आ गए। माने बाल देखा तो होश उड़ गया कि बाल इतना बड़का बड़का था, कट के तनिगो कैसे हो गया। शायद साहब शराब पिए हुए हैं। सोचा कि शायद शराब पिए हुए हैं साहब, और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट थे बाबू, ये इसको धोखा नहीं दे सकता था, क्योंकि ये 5 साल उसके साथ रहा था। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, पूछता है। अब चाल लहना सिंह, चाल समझ रहे क्या बात है। लप्टनवा के तो ने मारले हो, और ओकरे कोट उट पहन के मार दिया कि क्या किया कोई पता नहीं चला। एकदम उसी का कोट उट लगाल है, या लप्टन सिंह बनल आयल है ना। लेकिन लहना सिंह बहुत तेज है। कहता क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के हुए मजे यहां कहां। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम, आप और जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। पूछ रहा है कि है कि ना झूठों के। हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। खानसामा माने रसोईया, खाना बनाने वाला। कहे चाहिए कि लप्टन साहब आपको याद है, साहब याद है कि बल वहां खेत पर सवार थे आप, आपका खानसामा रसोईया अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, पूछ रहा है। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हां, पर मैंने वह बिलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हां लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। पकड़ायल है। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा
अब उसे संदेह नहीं रहता, उसे झटपट निश्चय कर ले कि क्या करना चाहिए। अब इसको पूरा शक हो गया, शक कि कहीं हम लोग तो पंजाबी लोग सिगरेट पीते नहीं, तो सिगरेट पीने के लिए दे रहा है, पी रहा है, धूक रहा है। और बाल था उतना बड़ा बड़ा, कटेले है तनिको को कहले है ना। कहीं नीलगाय का सींग जो होता है कहूँ 2 फुट 4 इंच का होता है। ये तो पूरा उल्टा होल है, समझ गया। अच्छा, अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया, जाकर टकरा गया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने दी होती, उन्हें सुतीला गेल रहा तो उन्हें उठा दे, और पर्दा गिर जाता और 3 दृश्य समाप्त। अब आइए आगाज करते हैं चौथे दृश्य का। चौथा दृश्य में क्या होता है जानेंगे? नहीं, चौथा दृश्य में क्या होगा पता है कि अब तीसरा दृश्य में आपने देखा कि लप्टन साहब को तो गायब करके पहन वन के एक कोई जासूस आ चुका है। अब जैसे उसके बारे में समझा तब तक क्या होता है, तो आइए पर्दा खोलते हैं। आइए, अब यहां पे पर्दा स्टेज पर है नहीं, कहता है होश में आओ, कयामत आई है। कयामत, कयामत माने समझते हो? कयामत का मतलब बड़ी मुसीबत आई है, और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। बाबू, कयामत कौन रूप में आई है? लप्टन साहब के वर्दी में। क्या लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर, या कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। शोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहां खाई पर धावा हो जाएगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहां सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूं, पर यहां तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख हैं। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया, और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत के गुत्थी थी, जिसे सिगरी के पास रखा। बाहर की तरफ एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाके का साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी, मार दिया। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, और साहब आंख मीन गॉड माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके, और साहब को घसीट कर सिगरी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ले 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्होंने अपने जेब के हवाले किया। साहब की मुरझाहटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? मारले है, आज मैंने बहुत बातें सीखी। अब कहे छब याद दिलवे छी, अब तो बेहोश कले। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। वाह रे वाह, सिख सिगरेट कहिया से पीने लगे। यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गाय होती है, जबकि होता नहीं है, और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। मतलब मुसलमानों सुन गए कि ये क्या करते हैं, जल चढ़ाते मूर्ति पर हो, और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। खोते का मतलब होता है गधा पर चढ़ते हैं। वाह, गधा पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां से सीखा है? हमारे लप्टन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। नहीं, लहना ने पतलून की जेबी की तलाशी नहीं लेते। वो गलती हो गया लहना से। क्या गलती हो गया? और यही गलती उसकी जान ले लेगा। पतलून यानी उसकी जेबी को नहीं टोया था। सब कुछ जांचा, लेकिन जेबी साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। सोचा कि हो सकता है कि दोनों हाथ हेला डाले है कि जाड़ा लगे तो ठंडा लग रहा होगा।
लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए, 4। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था, माने बच्चा हो जाएगा, और बच्चे को दवाई देता था। चौधरी की बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसने विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। वो मंडियों में जाकर कहता था। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला, क्योंकि उस पिस्तौल जांचा नहीं था जेब को, तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लग गई। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी, काम तमाम कर दिया। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए, बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने में लहू निकलकर बंद हो गए। उत्तर में उतने में 70 जर्मनी चिल्लाकर खाई में घुस पड़े और सिखों के बंदूकों की बाढ़ ने पहले धाबे को रोका, दूसरे को रोका। यहां थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था, लेटे हुए था, और वे थे 70। जर्मनी वाले कितने थे और ये कितने थे? मात्र 8 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मनी आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा, और धराधर बंदूकों के फायर जर्मनी की पीठ पर पड़ने लगे। ऐसे मौके पर जर्मनी 2 चक्की की पाटों के बीच में आ गए और पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते और आगे सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखों की दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा फतह खालस, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे मतलब समझते हो, खेत मतलब शहीद रहे, या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। कितने के प्राण गए? सूबेदार के दाहिनी कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में गोली लगी। पसली का मतलब ये है आपका पसली, ये यहां पे लग गई। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा पुर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं कि लहना के दूसरे घाव भारी घाव लगा है, और यह घाव बहुत भारी था। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। छई का मतलब होता है छिन्न होता, छिन्न मतलब नष्ट होता हुआ। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशा चार्ज कहलाती। इसका मतलब होता है दांतों से बिना बजाने का उपदेश देने वाली। जैसे ठंड इतना था, लग रहा था दांत कप कप करके बिना बजा रहा। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी, और जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी, और उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर, 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। एक में घायल और दूसरे में लाश।
सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए। सूबेदार लहना सिंह को कहा कि हम पट्टी बंधवा देते, चोट है, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, बेचारा। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, क्योंकि सूबेदार लहना सिंह को बहुत मानता था और उसको छोड़ के नहीं जा रहे थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ। बाप रे बाप। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। कैसे कि तुम जाना और मेरे लिए गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है। लहना सिंह कहा, मैं ठीक हूं साहब, देखते ना मैं खड़ा हूं, खड़ा होकर दिखा दे। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया और आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होर्रा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी प्रेम है बाबू। क्या है ये? प्रेम है, त्याग है, शौर्य है, जो अपने जान की भी परवाह, यानी जो सूबेदारनी ने उसको वचन दिया था उसे आज पूरा करने जा रहा था। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। मैंने एकरो अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। लेकिन उसको क्या पता था कि अब इसका अंत समय आ गया है? नहीं, क्योंकि इसको चोट लगी थी, घर पते नहीं चलने दिया था। उसने क्या कहा था? पूछा, उसने क्या कहा था? अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। लहना सिंह कहता है, अब तुम गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, क्योंकि चोट तो काफी गहरा था, गोली का घाव गहरा था। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है, लेटा हुआ है, वजीरा खोल रहा है, पर्दा गिर गया। चलो, और अब हम लोग अंतिम दृश्य की ओर बढ़ेंगे। नहीं, 5 भागों में यह कहानी बटा हुआ है। कितने भागों में? तो आइए देर नहीं करते हैं, चलते हैं देखने कि आखिर लहना सिंह के साथ क्या होता है, वजीरा और बोधा घर पहुंचकर क्या कर रहे हैं, सूबेदारनी का क्या हाल है। जानने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको 100 मार्क्स हिंदी 12वीं कक्षा का हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आते हैं एक बार फिर से, चलते हैं हम लोग उसी मैदान में जहां पे लेटा हुआ है लहना सिंह, और वजीरा सिंह उसका कमरबंद खोलकर, और क्या हो रहा है, तर हो रहा है। तो चलिए, 5वां पर्दा उठा, सामने है बेचारा समय का मारा वचनबद्ध नहीं एक लहना सिंह, जो अपने वचन निभाने के लिए आज अपनी प्राण त्याग रहा है। लेकिन आप सभी को पता है, अभी दृश्य पर लेटा हुआ है लहना सिंह और मौत का इंतजार कर रहा है। लेकिन आप सभी को जैसा कि पता है कि मौत के पहले सारी स्मृति साफ हो जाती। तो स्टार्ट। अब लहना सिंह लेटा हुआ मन से सोच रहा है। क्या सोच रहा है? मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। मतलब समझ रहे हो, जब व्यक्ति का मौत आता है, सामने रहता है मौत, बिल्कुल मरणाशय स्थल पर रहता है, तो वह किए हुए जितने भी गलत और सही होते हैं सब क्या होने लगती है, निकलना। जन भर की घटना एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। और अब उसको याद आ रहा है, किसको? लहना सिंह को। अब तो मौत के करीब है। अब पर्दा उठा हुआ है, लहना सिंह लेटा हुआ है और निकल रही है यादें। क्या हो रहा है? लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती।
एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गए, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला साल, मतलब ये रेशम का कढ़ा हुआ फूलों वाला दुपट्टा नहीं देखते। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? बजीरा सिंह पानी पिला दे। लहना सिंह कहता है बजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। फौज कहां पर जाती है? लाम मतलब युद्ध पर जाती है। लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेरे में से निकल कर आया, बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो वह कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं, मतलब तो कभी वहां पे रहा था नहीं, तो कैसे जानती है? दरवाजे पर जाकर मथा टेकना कहा। दरवाजे पर जाकर मथा टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुरमाई हो गई। धत कल हो गए, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। जो बेहोशी था, भाव आ रहा है कि वाह क्या दृश्य था, क्या वो उम्मीद था, क्या आशा था। उस लड़की को देखकर आज सारी इच्छाएं क्या हो रही है? भाव की टकराहट। यह सुनने के बाद क्या हो गया? मूर्छा, बेहोशी खुला, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। बजीरा पानी पिला। उसने कहा था स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घघरिया पलटन क्यों न बना दी। तीमिया माने स्त्रियां। कहता है कि सरकार ने हम तीमियों माने स्त्रियों की घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। कहता कि हमें भी बना देते तो हम ही चले जाते लड़ने, दोनों प्राणी। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए, उसे 1 वर्ष ही हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए, बोधवा के पीछे 4 और हुआ, एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। कहता है कि ऐसे ही दोनों को बचा लेना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं। तो रोती रोती सूबेदारनी की ओबरी में चली गई। कहाँ चली गई? ओबरी मतलब घर के अंदर की कोठरी में चली गई। माने आंख से आंसू टपक रहा है कि एगो बेटे है, 4 गो होल ओहो न जियल, अब एहो आज चल जात। अब रोती रोती सूबेदारनी यानी रोते रोते सूबेदारनी कहाँ चली जाती है? भीतर के कोठरी में चली जाती है। घर के अंदर की कोठरी में लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। एकरो पूरा याद आ गया, ये भी रोने लगा। बजीरा सिंह पानी पिला, बजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था और पर्दा गिर गया। बापू रे बापू, क्या दृश्य है! पूरा मार्मिक कहानी है जिसमें मन नहीं करता है कि इस कहानी को छोड़े। क्या गुजर रहा है। बाबू चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई एक ऐसी प्रेम कहानी जिसको अगर एक बार सुनना शुरू करोगे तो कभी हटने का और
आपको पता है, इस पर मूवी बनी, उसे ही जाकर देख लीजिएगा। उसने कहा था, मूवी का नाम है उसने कहा था। आइए अंतिम पर्दे को उठाते हैं। पर्दा उठ रहा है। अभी पर्दा उठता है, सामने लोग देखते हैं कि वजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह का सिर रखा है। पर्दा उठते ही क्या नजर आती है? वजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह का सिर रखा हुआ है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा हुआ है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। पट मतलब जांग पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हार में यह आम खूब फलेगा। हार का मतलब आषाढ़ में। अब की आषाढ़ में देखो मौत आ रही है, लेकिन क्या सोच रहा है? कहता है कि बस अब के हार में, अब की आषाढ़ में आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था ना, उसी महीने मैंने इसे लगाया था आम के पेड़ पर। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे और पर्दा गिर जाता है। ये तो जान रहा है कि अब इसकी मौत। अब उसके बाद एक बार फिर से पर्दा उठता है और एक व्यक्ति, अब लोग सब जो है पेपर लिए हुए हैं, अखबार लिए हुए हैं। और कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। सबके आंखों से आंसू टपक जाते हैं और कहता है, क्या क्या लगाव था, क्या वो दिन थे। इतना बेहतरीन आदमी तो कभी कभी जन्म लेते हैं, और वह भी आज उसका भी साया उठ गया। एक ऐसी कहानी नहीं, इस तरीके से यह जो कहानी की घटना है वह स्वाभाविक नाटकीयता है, जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। और इस तरह प्रभावान्विति जो कहानी का प्राण मानी जाती है, प्रभावान्विति आरंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचा कर ही विराम लेता। किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है कि काश काश आज लहना सिंह जीवित होता। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और इस तरीके से वचन को निभाते हुए लहना सिंह इस दुनिया से चला गया और पर्दा गिर जाता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक और बेहतरीन पाठ के साथ। तब तक आप जहां भी रहे अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जान है तो जहान है, इसीलिए अपना भी ख्याल रखें, परिवार का भी, और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। बार बार पढ़े, अच्छे से पढ़े, रिवीजन करें, अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। हाँ, जाते जाते एक और चीज, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, नहीं, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट ज्यादा करें। तो मिलते हैं फिर एक और वादे के साथ कि एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। और आप लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहे, नहीं, क्योंकि आपका जीवन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पर बहुत सारे लोग आश्रित है और आपकी इच्छाएं, आपके सुख दुख से आपके परिवार का रिश्ता है। तो ध्यान रखिएगा, आप रास्ते पर चले, घर में रहे तो अच्छे से रहे, अपना भी ख्याल करे, दूसरे का भी ख्याल रखे, क्योंकि मानवता से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है।